हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपने स्टडीज़ को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। सीबीएसई की डेट भी आ गई है और अंतिम पेपर हिस्ट्री का है। तो चलिए, तो अब हमने नया चैप्टर पढ़ना है, महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, अक्सर एक बहुत ही चर्चित विषय रहता है और उसमें महात्मा गांधी जी की जो भूमिका है वो कौन नहीं जानता है। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग गांधी जी को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं और काफ़ी विरोध भाषा उनके खिलाफ कह रहे हैं, उनके विरोधी हो रहे हैं। ठीक है, आपका अपना मत है, लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उस पर्सनैलिटी ने, उस व्यक्तित्व ने देश को बांधने का काम करा, देश को जोड़ने का काम करा। और कोई भी इंसान हो, एक न एक गलती तो हो ही जाती है और उस गलती को बढ़ा चढ़ा के कह देना, ये मुझे सही नहीं लगता है। मेरा अपना मत है, आपका जो भी है आप उसका समर्थन बेशक करें, आप आज़ाद हैं और एक आज़ाद देश में रहते हैं। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको एक सेंस आने वाला है कि देश में क्या क्या घटित हुआ और आज जो हम इस आज़ादी को जी रहे हैं, बस इसकी बदौलत जी पा रहे हैं, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। देश को एक प्रगति की तरफ ले जाना चाहिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कितने लोगों का कष्ट इस आज़ादी को देने में हो गया है। और मेरा यकीन मानिए, आज़ादी कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत तड़पना पड़ता है। जब ये भाव मन में रहता है तो हम इस आज़ादी को जी पाते हैं और अच्छे से जी पाते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली जिस पर्सनैलिटी की हम मेन बात करेंगे वो महात्मा गांधी जी की करने वाले हैं। बेशक एक और कई पर्सनैलिटीज और है जो हम जिसकी चर्चा करेंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने कैसे भारत में आके भारत को जोड़ा, उस स्वतंत्रता आंदोलन को, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को चलाया कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी इंसान हो वो अपने वर्क से जाना जाता है, हम सब जानते हैं, हम सब परिचित हैं। अपने काम से इंसान जो है जाना जाता है। तो बहुत सारे लीडर्स हुए हैं, जैसे बहुत सारे हुए हैं। जैसे इटली की बात करें अगर, फॉर एग्जांपल थोड़ा भारत से दूर जाते हुए, इटली में जब मूवमेंट हुआ था तो गुसिपी गैरिबाल्डी करके एक पर्सनैलिटी सामने आई थी और गैरिबाल्डी साहब ने एक बहुत अच्छा वर्क करा था और इटली की यूनिफिकेशन में, इटली को जोड़ने में अपनी जान लगा दी थी। ऐसे ही अगर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें, जब अमेरिका में जंग छिड़ गई थी तो वॉशिंगटन साहब ने उसको अच्छा करने में, उस जंग को सुलझने में जो है वर्क करा था। ऐसे ही वियतनाम में जब युद्ध छिड़ा था, वियतनाम में जब स्ट्रगल हो रहा था, तो हो चिन मिन करके एक पर्सनालिटी सामने आए थे और इस पर्सनालिटी ने वियतनाम के भले के लिए एक सुधार का काम करा था। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम भारत का जिक्र करते हैं, अपने भारत माँ का जिक्र करते हैं, तो गांधी जी हमारे जहन में आते हैं और माइंड में आते हैं, क्योंकि गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं भूला जा सकता है। एक सिंपल सा आदमी है, डंडे से चल रहा है और अपने विचारों से प्रभावित करते हुए आगे जा रहा है। अभी चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे कि इतनी ज्यादा लोकप्रियता गांधी जी ने बना ली थी कि एक रेलवे स्टेशन था, जंगलों के बीच में था, वहां पे काफी हजारों में लोग इकट्ठा हो गए बिना अपनी जान की चिंता किए हुए। केवल गांधी जी से मिलना था तो वहां पे चले गए। ये जब वो चौरी चौरा की तरफ बढ़ रहे थे तब की घटनाएं भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इतनी ज्यादा लोकप्रियता बना लेना आसान बात नहीं है। तो हुआ क्या था, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री बनाई कैसे जाती है इसका भी पता होना चाहिए। इन सारी पर्सनैलिटीज को हम इतिहास में पढ़ रहे हैं तो इन्होंने इतिहास में ही रह के कुछ अच्छा काम करा था, और जब आप वर्क करते हैं हिस्ट्री में रह के तब आप हिस्ट्री बना पाते हैं। हिस्ट्री बनानी भी चाहिए और हिस्ट्री का एक पार्ट होना भी चाहिए, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप समाज के भले के लिए उद्धार कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैसे कैसे गांधी जी का पॉलिटिकल कैरियर शेप होता है। ऑब्वियसली समाज ने काफी गांधी जी के इस कैरियर को शेप करा, उनके आइडियोलॉजी को शेप करा और उनके मूवमेंट में इन्फ्लुएंसेस लाए। तो अब हुआ क्या, एक लीडर सामने आया। तो घटना जो है, शुरू करते हैं कहानी, कैसे लीडर आता है और अपने आप को इन्फ्लुएंस करता है। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर के वो दिन था, और इनका जन्म जो था वो पोरबंदर में हुआ था, जो कि आज की डेट में गुजरात में है। तो गांधी जी गुजरात में पैदा हुए थे और 1893 में आते आते
ये भारत छोड़ के चले गए थे और इनका ज़्यादातर जो समय था वो साउथ अफ्रीका में व्यतीत हुआ। साउथ अफ्रीका ये चले गए थे और ज़्यादातर टाइम, मैक्सिमम टाइम इनका अफ्रीका में व्यतीत हुआ। पेशे से एक लॉयर भी थे, ट्रेन लॉयर थे, तो बुद्धि तेज थी। साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में गांधी जी को बहुत माना भी जाता है, इनकी पर्सनैलिटी को काफ़ी पूजा जाता है, क्योंकि इन्होंने वहां पे जो रेसिज्म था उसको हटाया। रंग को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना, भेदभाव होता था, वो हटाया। और वहां पे जो उच्च वर्गीय भारतीय लोग थे जो ऐसा रेसिज्म करते भी थे, ऐसा भेदभाव रंगों के नापतोल मापदंड के साथ जो करा करते थे, गांधी जी ने उनको अलर्ट करा, वार्निंग दी कि भैया ऐसा ना करो। और गांधी जी जो है गरीब लोगों के लिए, गरीब भारतीयों के लिए, महिलाओं के लिए खड़े हुए और ऑब्वियसली फॉर्चुनेटली मूवमेंट सक्सेसफुल भी हुआ। और तब से गांधी जी की पर्सनैलिटी एक अलग ही रूप में प्रदर्शित होने लगी। ये साउथ अफ्रीका की बात मैं बता रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इस रेसिज्म के खिलाफ अपने आवाज उठाई और तब से उनके अंदर एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है बिल्ड हो गई। फिर क्या हुआ, 1915 में आते आते गांधी जी जो है भारत लौट गए, इंडिया वापस आए। और जनवरी का महीना था जब गांधी जी वापस आते हैं। 1915 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आते हैं और उस समय भारत में गांधी जी को इतना जानता नहीं था, गांधी जी को उतना कोई नहीं पहचानता था। और जिस समय 1893 में गांधी जी भारत को छोड़ के गए और जब 1915 में गांधी जी भारत आते हैं तो भारत का जो दृश्य होता है बिल्कुल अलग हो जाता है, कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। और उस समय 1915 का जो दृश्य था काफी बदल गया। कांग्रेस काफी प्रचंड मात्रा में सामने आने लगी, डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन जो है करने लगी और बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स सामने आ गए थे, जिसको हम बेसिकली बाल, पाल और लाल के नाम से जानते हैं। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक एक लीडर थे। पाल में आपके जो हैं बिपिन चंद्र पाल थे और लाल में आपके लाला लाजपत राय थे। और लाला लाजपत राय को हम लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी जानते हैं, ये पंजाब के शेर के नाम से भी जाने जाते हैं। और पंजाब में रहकर लाला लाजपत राय ने बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय बाल पाल लाल करके पहचाने जाते थे। और ऐसे ये तीन मुख्य लीडर भारत में आ गए थे। और उससे पहले 1905 में एक मूवमेंट चला था भारत में जो 2 साल रहा, 1907 तक रहा लगभग, जो कि था स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट भी काफी अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ, भारत में चला और तब ये पर्सनालिटी सामने आई। अब गांधी जी का रोल आता है, 1915 का माहौल है, थोड़ा सा लोगों के अंदर एक भावना आ गई है कि भाई हमें आजादी चाहिए, लेकिन अभी उतनी अच्छी मात्रा से नहीं आई है, शुरुआती मोड़ पे है। अब गांधी जी जब आए तो लगभग 40-45 की उम्र के थे, मेच्योरिटी थी, परिपक्वता थी। तो गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर थे। अक्सर बोला जाता है, एग्जाम्स में सवाल पूछा भी जाता है कि गांधी जी की पॉलिटिकल एडवाइजर कौन थे। तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, मतलब गांधी जी को राय दिया करते थे, सलाह दिया करते थे पॉलिटिक्स के मैटर में, और गांधी जी भी इनकी बात माना करते थे। तो गोखले साहब गांधी जी को कहते हैं कि अभी आप भारत में अभी भी आए हैं तो जरा इसकी कंडीशन को समझें, आप अलग अलग एरिया जाएं, भारत का भ्रमण करें, क्या क्या मानसिकता है समाज की उसको जानें, अलग अलग समाज, अलग अलग सेक्शन का जो इंसान है वो क्या सोच रहा है, अमीरों की राय को देखें, गरीबों की राय को देखें और तब जाके कोई मूवमेंट लागू करें। गांधी जी ने बात मानी और घूमने लगे और भारत का हर कोना, लगभग हर मुख्य जगह गए और विचारों को समझा और तब जाके आगे चल के वो इन चीज़ों की ही सहायता लेते हैं और अपने पॉलिसीज बनाते हैं, अपने मूवमेंट को शुरू करते हैं। अब बात यहाँ पे समझने की है कि क्योंकि कंडीशन काफ़ी बदल गई है, तो यहाँ पे 1916 की जो घटना है वो एक मुख्य रोल प्ले करती है। अब हुआ क्या, 1916 में आते आते फरवरी 1916 की बात है, आपका जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और आज के ज़माने की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। इनफैक्ट कुछ बच्चे ट्राई भी कर रहे होंगे इसके CUET के फॉर्म्स के तहत अभी जो आएंगे।
तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारे भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी थी जो हमने बनाई थी। तो इसकी जो महत्ता है, बीएचयू की जो इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है, इसको समझना चाहिए। तो अब जब बीएचयू ओपन हो रहा था, बीएचयू का इनॉग्रेशन सेरेमनी था, बीएचयू की ओपनिंग हो रही थी, तो वहाँ पे गांधी जी गए और फरवरी 1916 की घटना है, गांधी जी अपने आप को वहाँ ले जाते हैं, पहुँचते हैं वहाँ। अब गांधी जी को वहाँ कोई उतना जानता नहीं था, केवल गांधी जी को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि अफ्रीका में ठीक काम इन्होंने करा था और बाकी लोगों ने गांधी जी को बुला लिया कि भैया अफ्रीका से काम करके आए हैं, अच्छा ये भी आ जाएंगे, क्या बोला। तो मतलब कुछ वैसी छवि नहीं थी गांधी जी की, अभी जो एक अच्छी छवि होती है, एक नेता की छवि होती है, वैसी नहीं थी। और वहां पे जो मौजूद लोग थे उसमें बेसिकली रिचर सेक्शन बैठा था, अमीर लोग बैठे थे, फिलैंथ्रोपिस्ट बैठे थे, फिलैंथ्रोपिस्ट वहां पे बैठे थे। अच्छा, फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो पैसों की मदद से औरों की सहायता करता है, आप ऐसे समझ सकते हो, चैरिटी करता है, अच्छा काम करता है। तो अमीर लोग वहाँ बेसिकली बैठे थे और फिलैंथ्रोपिस्ट लोग बैठे थे और ऐसे कुछ रेप्यूटेड कुछ डिग्निटरीज वहाँ बैठे थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी की मेकिंग में हेल्प करी होगी, बनाने में मदद करी होगी, वो लोग बैठे थे। तो गांधी जी भी वहाँ पहुंच गए, सबने अपनी अपनी बात रखी, सबने कुछ कहा, चंद शब्द कहे। अब गांधी जी की बारी आ गई कहने की। तो जब गांधी जी की टर्न आई तो यहाँ पे एक माइंडसेट का बदलाव दिखता है। अब बाकी लोग तो एक मजे से कह रहे हैं, एक खुशी भाव से अपनी बातों को रख रहे हैं, भाई कॉलेज खुल रहा है, खुशी की बात है, कॉलेज की इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है। इनफैक्ट हमारे खुद के कॉलेज की, ब्रिटिशर्स के राज में भारतीय कॉलेज खुल रहा है, तो भाई खुद सब खुश हैं। लेकिन गांधी जी ने एक कॉन्ग्रेचुलेटिंग टोन को नहीं अपनाया, एक बधाई देने वाली एक स्टेट को नहीं अपनाया। गांधी जी ने सच्चाई को बोलना यहाँ पे अच्छा समझा, रियलिटी को बोलना यहाँ पे अच्छा समझा। गांधी जी कहते हैं कि देखिए यूनिवर्सिटी ठीक है, खुल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम यहाँ पे गरीबों की बात नहीं करेंगे, बेचारे किसानों की बात नहीं करेंगे, जो गरीब लोग हैं हमारे देश के, उनकी दुर्दशा की बात नहीं करेंगे, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। आप यूनिवर्सिटी खोलें ठीक है, लेकिन गरीबों की बात होनी चाहिए। तो ये सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटिंग टोन नहीं अपना रहे हैं, बधाई नहीं दे रहे हैं किसी को, हार्श रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि वहां पे सब जो है मौजूद जो थे अमीर सेक्शन के लोग थे। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं यहाँ पे नेतृत्व कर रहा हूँ उन पता नहीं लाखों गरीबों का, हजारों में करोड़ों में जो गरीब लोग हैं, मिलियंस में जो गरीब लोग हमारे देश के हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं उनका यहाँ पे नेतृत्व कर रहा हूँ। अब बाकी लोग भिन्न हो गए, भाई आश्चर्यचकित हो गए, जहाँ हम जो है खुशी का माहौल है, ये गरीबों की बात कहाँ से आ गई। तो ये है गांधी जी का माइंडसेट, ये है उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसे वेरी करती है, डिफर करती है बाकी लोगों से। वो पारदर्शी आदमी थे, लंबा सोचते थे, और कहते हैं कि जब तक आप अपनी इस ज्वेलरी को जो आपने पहनी है, ये जो महंगे महंगे जवाहरात पहने हैं, जो भी अपनी जो रिचनेस है, अमीरी है, रईसी है, इसको त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और जब तक आप गरीबों के बारे में सोचेंगे नहीं, तो आपको सैल्वेशन नहीं मिल सकता है। जो आप कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, मोक्ष चाहिए, सैल्वेशन मतलब मोक्ष चाहिए, नहीं मिलेगा आपको, मिल ही नहीं सकता है भाई साहब। गरीबों के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको सैल्वेशन की प्राप्ति होगी, क्योंकि सैल्वेशन केवल हमें किसानों से मिलने वाला है। केवल पीजेंट ही है, किसान ही है, जो अन्नदाता है हमारा, जो हमें सैल्वेशन दे सकता है, हमें मोक्ष दे सकता है, एक आज़ादी सही मात्रा में दे सकता है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई लॉयर नहीं, कोई वकील नहीं, कोई भी पेशे का आदमी नहीं, केवल गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, यही हमें आज़ादी दे सकते हैं। ऐसा गांधी जी ने अपने स्पीच में कहा। अब सब जो है आश्चर्य में आ गए, माहौल बिल्कुल गर्मा गर्मी का बन गया, और यहीं से गांधी जी एक लीडर के तौर पे अब शुरू होने लगे बनना। गांधी जी का पहला जो पब्लिक अपीयरेंस था भारत में, पब्लिक अपीयरेंस मतलब एक सोशली आना, सबके सामने अपनी बात रखना, वो यहीं से शुरू हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग से। जब 1916 में, फरवरी 1916 में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, तो वहां से गांधी जी का जो कैरियर है वो शुरू हुआ, पॉलिटिकल कैरियर, राजनीतिक कैरियर। और उनकी पहली जो पब्लिक अपीयरेंस जो समाज में वो आए, यहीं से आए, यहीं से उनकी इस करियर की, उस लंबी यात्रा की शुरुआत हो गई। इसके बाद बेसिकली दिसंबर का महीना आ गया, फरवरी के बाद दिसंबर 1916 में आते आते गांधी जी को एक मौका मिला।
अब होता क्या था, कांग्रेस के सेशंस हुआ करते थे टाइम टू टाइम। तो लखनऊ में एक सेशन हुआ कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस हमने देखा ना 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, तब से कांग्रेस ने पकड़ बना ली थी भारत में, है ना। बंगाल के कई नेता लोग आ गए थे, है ना, ये सब लीडर्स आ गए थे, और तब से कांग्रेस काफी एक अच्छी पक्ष में था। तो कांग्रेस क्या करता था, समय से समय टाइम टू टाइम जो है अपनी बैठक बैठाता था, सेशंस करता था और डिस्कशंस करता था कि हमें क्या करना चाहिए, देश की आज़ादी में हम कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो दिसंबर 1916 का जब समय आया तो गांधी जी को एक मौका मिला। गांधी जी को कहा गया कि आप प्लीज इस सेशन में आए, अपने विचारों को रखें, और वहां जाके गांधी जी अपने विचार देते हैं। तो ऐसे करके गांधी जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। क्योंकि क्यों बुलाया गया, क्योंकि उस सेरेमनी में गांधी जी ने जो अपने विचार रखे सब प्रभावित हुए। क्योंकि उस सेरेमनी में एक कांग्रेस लीडर थी, एक कांग्रेस के नेता थी जिनका नाम था अन्नी बेसंत। अन्नी बेसंत करके एक कांग्रेस लीडर उस सेरेमनी में शुमार थे, बैठे थे। तो उन्होंने देखा गांधी जी को, प्रभावित हुए। ऐसे करके कांग्रेस ने गांधी जी से कनेक्टिविटी शुरू करी और गांधी जी को लखनऊ के सेशन में दिसंबर 1916 में बुलाया गया। लखनऊ में सेशन हुआ था, और जब सेशन पूरा हुआ तो हुआ क्या, बेसिकली बिहार चंपारण से एक किसान गांधी जी के पास आया। चंपारण एक स्थान है बिहार में, आज की डेट में है। तो चंपारण से एक किसान आया, राजकुमार शुक्ला करके उसका नाम था, पूरा नाम उस किसान का था राजकुमार शुक्ला, गरीब किसान था बेचारा। तो गांधी जी के पास आया और गांधी जी से मदद मांगने लगा, क्योंकि चंपारण में किसानों की जो दुर्दशा है बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही बेकार हो गई थी। तो यहां से गांधी जी रिवॉल्ट करते हैं, गांधी जी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अपने। तो चलिए गांधी जी के हम मूवमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी स्टोरी हमने जानी, और अब हम सफर तय करने वाले हैं, गांधी जी की पर्सनालिटी को अच्छे से समझने वाले हैं। तो अब यहां से सत्याग्रह चलते हैं, गांधी जी के सत्याग्रह के मूवमेंट चलते हैं। अब बात समझने की है, सत्याग्रह होता क्या है, नाम से समझिए, इसको तोड़ के समझिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह है, मतलब हम सत्य के लिए आपसे आग्रह करने वाले। हम कोई तलवार, कोई बंदूकें कुछ नहीं उठाएंगे, हम प्यार से आपसे बात मनवाएंगे। अगर आप हमें चाटा मारेंगे तो दूसरा गाल आपके लिए आगे कर देंगे, आप बोल के तो देखिए। लेकिन बात मनवाएंगे, आपके विरोधी हैं लेकिन प्यार से अपनी बात मनवाएंगे। और ये है सत्याग्रह की फिलॉसफी। गांधी जी क्यों इतने माने जाते हैं, क्यों पूजे जाते हैं, कि उनको पिता कहा जाता है भारत का? क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी थी बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल हटके थी। हमने अभी देखा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या बात कह रहे, खुश होने के बजाय, खुश होने के बजाय कह रहे हैं कि मैं गरीबों का नेतृत्व कर रहा हूं। और अभी आप आगे और देखेंगे, जब आजादी हमें मिलती है तो गांधी वहां पे भी खुश नहीं होते हैं। पूरा देश खुश है, गांधी जी जो है काफी दुखी हैं उसके बाद। अब क्यों दुखी हैं, अभी हम आगे चैप्टर में लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो गांधी जी की छवि ही इतनी अलग थी, इसलिए इतने पूजे जाते हैं, और अच्छी पर्सनैलिटी थी। देखिए, कोई इंसान अगर इतने टॉप में है, एक उच्च स्तर में है, देश का नेतृत्व कर रहा है, तो एक दो गलती होना स्वाभाविक है। उस गलती को पकड़ लेना मैं बेवकूफ़ी कहूंगा, क्योंकि आप उनके अच्छे कामों को नहीं देख रहे। और गलती भी जो हो रही है वो देश के कारण ही हुई, कुछ गलत हो गया होगा जो समाज आज के समय में उनकी इतनी बुराइयां कर रहा है। तो देखिए, अब सत्याग्रह हम पढ़ेंगे। उस समय, इस समय जब सत्याग्रह का समय आया, 17-18 के बीच का समय था, तो हुआ क्या, बेसिकली भारत में काफी मॉडरेट्स का सेक्शन आ गया था। मॉडरेट्स वही होते हैं जो गांधीयन फिलॉसफी को मान रहे हैं, जो नॉन वायलेंस चाहते हैं और नॉन वायलेंस की बदौलत ही अपनी बात को मनवाएंगे। एक होते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स वो होते हैं जो लड़ाई झगड़े पे विश्वास रखते हैं और उसके थ्रू ही चेंज लाना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये सब आपके रेडिकल्स के समूह में आते हैं। वही मॉडरेट्स में गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब आते हैं। तिलक साहब जो महाराष्ट्र के हैं, पंजाब में आपके लाला लाजपत राय, और बंगाल के आपके बिपिन चंद्र पाल, तो बाल पाल लाल, और ऐसे जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ये सब आपके मॉडरेट्स के सेक्शन में आते हैं। और गांधी जी भी मॉडरेट्स के सेक्शन को ही बिलोंग करते थे। अब सत्याग्रह तो हमने समझा, लेकिन सत्याग्रह कहां कहां हुआ? क्योंकि 1917 और 1918 2 साल ये सत्याग्रह भारत में चला, और इससे पहले अफ्रीका में हो चुका था।
एक और बात मैं आपको बता दूं, जब गांधी जी अफ्रीका में लड़ रहे थे उस रेसिज्म के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ, तो वहां सत्याग्रह ही अपनाया था गांधी जी ने। तो बहुत अच्छा मूवमेंट है जो गांधी जी भारत भी लागू करते हैं। तो कहाँ कहाँ हुआ, इसके लिए एक बहुत प्यारा मॉडल है जो आपने समझना पड़ेगा। केक, केक मॉडल है। ये खाने का केक नहीं है, तो बाद में खा लीजिएगा, पहले यहां देख लीजिए। तो सी का मतलब है यहाँ पे चंपारण, चंपारण से सी का मतलब है। ए का मतलब है अहमदाबाद, के का मतलब है खेड़ा, और ई का मतलब है इंग्लिश। तो जो किसान आया था लखनऊ में दिसंबर 1916 में, जो किसान चंपारण से आया था, राजकुमार शुक्ला, तो गांधी जी ने कहा कि भैया देखो, मुझे तो अभी कहीं जाना है, मैं अभी तुम्हारे साथ चंपारण नहीं आ सकता हूं, मैं थोड़ा बंगाल जाऊंगा, मेरी वहां कुछ बातचीतें हैं। तो राजकुमार शुक्ला जो किसान था, गांधी जी को फॉलो करते रहता है, हर जगह गांधी जी का इंतजार करता रहता है, और उसके इस डिटर्मिनेशन को देख के, दृढ़ता को देख के गांधी जी काफी प्रभावित होते हैं। और फाइनली फिर गांधी जी कहते हैं कि चलो चंपारण चलते हैं, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ट्रेन की टिकटें कराओ, हम चलते हैं। अब गांधी जी तो ये सोच के गए थे कि 2-3 महीना मैं रहूंगा, हो जाऊंगा, लेकिन वो 2-3 महीना, 1 साल कब हो गया पता ही नहीं चला। तो सबसे पहले गांधी जी चंपारण गए। सबसे पहले 1917 में गांधी जी जो है चंपारण जाते हैं। चंपारण आज के समय में बिहार में है और बहुत प्यारी जगह है। अगर आप जाएंगे तो प्लीज मैं कहूंगा, अगर आप इतिहास के बच्चे हैं तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा एक बार जाइएगा, इन जगहों को अनुभव कीजिएगा और उसकी शुद्धता को, एक ऐतिहासिक जो सुगंध है उसको फील कीजिएगा। ठीक है, तो चंपारण आपका बिहार में है। अब यहाँ पे क्या समस्या थी, जो राजकुमार शुक्ला था एक किसान था, और यहाँ के किसानों के साथ क्या समस्या हो गई थी कि बड़े गरीब किसान थे, और जो अंग्रेज थे, इंडिगो प्लांटर्स, बेसिकली यहाँ पे कौन थे, इंडिगो प्लांटर्स थे। यहाँ पे थे आपके इंडिगो प्लांटर्स। इसका क्या मतलब है जरा समझिए। अंग्रेजों के पास बड़े बड़े खेत थे और उसमें इंडिगो एक क्रॉप होती है, वो उगवाते थे एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। मान लीजिए एक किसानों का समूह है, उनको कहा कि भैया आप ये उगाइए, इंडिगो उगाइए, अपना सारा खर्चा कीजिए और इसका इतना पार्ट हमें दे दीजिएगा, क्योंकि जमीन किसकी थी, अंग्रेजों की थी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ था। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो खेती होती है इसको शेयर क्रॉपिंग कहते हैं, और जो किसान लोग हैं इनको यहाँ पे शेयर क्रॉपर्स कहेंगे। तो डील हो गई, ठीक है कि भाई हम इंडिगो उगाएंगे, हम आपको इतना हिस्सा दे देंगे अंग्रेजों को, बाकी हमारा होगा। लेकिन अब हुआ क्या, इन अंग्रेजों ने, इन प्लांटर्स ने, जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें थी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया। क्योंकि हुआ क्या, जर्मन में जो है एक सस्ती इंडिगो आ गई थी, और ये इंडिगो तो बेकार हो गई, इसकी तो अब जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है। तो काफी घाटा किसानों ने इसमें फेस करा। अब उनकी तो रोजी रोटी कट गई, पैसा कौन देगा उनको, कैसे खाएंगे भैया। तो काफी परेशानी में यहाँ के किसान चले जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट टूटता है और परेशानी बढ़ जाती है। तो इसलिए इन इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी आते हैं। और इनफैक्ट बात तो ये थी कि देखिए, प्लांटर ने कहा किसानों को, तो पैसा एक प्रोड्यूस कौन देगा, ऑब्वियसली भाई जो किसान है, जो वो शेयर क्रॉपर है, और इंडिगो का पार्ट अंग्रेजों को देगा। अभी जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो पैसा किसान कहां से कमाएगा। तो इन अंग्रेजों ने कहा कि हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं और इसके बदले आप हमें पैसा दो। उल्टा किसानों से पैसा मांगा जा रहा था। तो इस बेकार चीजों के खिलाफ गांधी जी सामने आते हैं और चंपारण में सत्याग्रह करते हैं। फिर उसके बाद अहमदाबाद और खेड़ा, ये दोनों ही जगह जो है गुजरात में पड़ती है। और 1918 में गांधी जी दोनों जगह गए और दोनों जगह आंदोलन करे। अहमदाबाद में क्या घटना घटित हो गई थी कि यहाँ पे बेसिकली अहमदाबाद में जो आपके कॉटन टेक्सटाइल के मिल वर्कर्स थे, जो यहाँ पे मजदूर थे, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगे हैं, उनके लिए लड़ने गए गांधी जी। वही खेड़ा में क्या हुआ था कि फसल खराब हो गई थी और अंग्रेज जो है फिर भी टैक्स मांग रहे थे, कर मांग रहे थे। तो टैक्स हटा दिया जाए कि किसान तो भाई कैसे जिएगा, क्रॉप ही खराब हो गई है। तो उस टैक्स को हटाने के लिए गांधी जी खेड़ा में सत्याग्रह करते हैं। ये शुरुआती सत्याग्रह थे जो गांधी जी ने करे, और लोकल लेवल में, छोटे लेवल में गांधी जी काम कर रहे थे। अब ये तो एक छोटे लेवल की बात हो गई, पर्टिकुलर स्टेट की बात हो गई। इसके बाद दशा बदल गई। हुआ क्या, अब एक बड़ी स्ट्रगल में गांधी जी आ जाते हैं।
पूरे भारत में अब गांधी जी एक मूवमेंट लॉन्च करना चाह रहे थे और एग्जीक्यूट होता है नहीं होता है, लेट्स डिस्कस। तो ये तो हमने सत्याग्रह को डिस्कस करा, जिसमें 3 राज्यों का हमने बखान किया, ठीक है, और ये सब होने लगा। लेकिन अब जो मूवमेंट आता है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कंडीशन को समझते हैं। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है। क्या आता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये गांधी जी एक मूवमेंट लाते हैं भारत में। कब लाते हैं भैया? 1921 में इस मूवमेंट को गांधी जी लाते हैं। लेकिन ये मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या है, आता कैसे है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ये पहला विश्व युद्ध हुआ था। इसमें बहुत सारे भारतीय लोग ने जान दे दिए थे, कैजुअलिटीज काफी हो गई थी। और पंजाब में क्या हुआ था, यहाँ पे लोगों ने जब अपनी सर्विस दी आर्मी की, तो उनको लगा कि इसके बदले कुछ पुरस्कार मिलेगा। बल्कि पुरस्कार तो नहीं दिया ना अंग्रेजों ने, उसके उल्टा राउलेट एक्ट दे दिया। ये राउलेट एक्ट क्या है, इसको जरा समझते हैं। बहुत गंदा एक्ट था, और वाकई कहेंगे तो एक डार्क एक्ट मैं कहूंगा। पंजाब के जो सोल्जर हैं एक गिफ्ट मांग रहे हैं, एक पुरस्कार मांग रहे हैं। भाई, वर्ल्ड वॉर, युद्ध में जाना, जी के वापिस आना मायने रखता है, और आप इनको राउलेट एक्ट पकड़ा रहे हैं। ये है क्या, इसको जरा डिस्कस करते हैं। एक पर्सनालिटी थे, सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट, इन्होंने जो है परामर्श करके ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ एक एक्ट पास कराया, जिसका नाम था राउलेट एक्ट। ये एक्ट क्या कहता था कि सपोज अगर कोई दोषी है, भारतीय कोई दोषी है, तो कोई भी इंडियन, कोई भी जो दोषी है, उसमें बिना कार्रवाई हुए हुए, बिना ट्रायल हुए हुए 2 साल की जेल सुना दी जाती थी। 2 साल की जेल हो जाती थी बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए बगैर। इसके साथ साथ और क्या प्रावधान थे, और क्या इसमें रेगुलेशंस थे? प्रेस की सेंसरशिप आ गई थी। प्रेस की जो है यहाँ पे सेंसरशिप आ गई थी। मतलब प्रेस जो है अंग्रेजों के खिलाफ भैया बोल नहीं सकती थी, अपने मत को, अपने विचारों को पेश नहीं कर सकती थी। और भी कुछ चीजें थी, जैसे आप पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते थे, आप समाज में नहीं बैठ सकते थे, अपनी मीटिंग नहीं कर सकते थे। तो कई चीजें थी जो इस राउलेट एक्ट में आती थी, और लोग काफी गुस्से में आ गए। ये क्या बात हो रही है, हमें जेल में डाला जा रहा है बिना, वो भी 2 साल के लिए, बिना हम पे कोई कानूनी कार्रवाई करे। हम क्या बात नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं? तो काफी लोग परेशान हो गए इससे, पूरे भारत में लगभग, खासकर उत्तरी भारत में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में तो और ज्यादा आक्रोश फैल गया, और ज्यादा गुस्सा जो है समाज में बिल्कुल ज्वाला की तरह उठने लगा, फैलने लगा। अब ऐसे वातावरण में आप खुद सोचिए, ये सब परिस्थितियां भारत में जब डेवलप हुई, तो एक बंद कॉल जो है वो शुरू हो गया। एक बंद कॉल मेनली पंजाब, आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थन इंडिया में शुरू हुआ। ये बंद कॉल क्या था, मतलब सब कुछ बंद कर दो। कोई स्कूल नहीं जाएगा, दफ्तर नहीं जाएंगे, कोर्ट्स नहीं जाएंगे, टीचर भैया पढ़ाने नहीं जाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, डॉक्टर नहीं देगा सर्विस अंग्रेजियों के इंस्टीट्यूशंस में। सब कुछ बंद होने लगा बंद कॉल के साथ। फिर उसके बाद फाइनली जब ये सारी परिस्थितियां हो गई, राउलेट एक्ट आ गया, तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे पूरे भारत में घटित हो गई, अमृतसर में घटित हो गई। और हम आज भी खेद बनाते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बेसिकली अप्रैल में आते आते, जब हम अप्रैल में पहुंचे 1919 में, तो एक घटना घटित हो गई। काफी दुख लगता है इस घटना को जब भी याद करें, है ना। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, और इस घटना का नाम था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, या बाग मैसेक्री भी इसको कहते हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं यहाँ गया हूँ, अमृतसर में जगह है, बहुत प्यारी जगह है, अमृतसर की बात कर रहा हूँ। तो मैं इस जलियांवाला बाग में गया था, और वहाँ पे जो है बुलेट्स के निशान आज भी बनाए हुए हैं। वो कुआं आज भी है, इतना गहरा कुआं था, आज भी देखने से लगता है कि सोचिए बच्चे उसमें कूदे थे, लड़कियां, औरतें, बूढ़े लोग उसमें कूदे थे। इतनी ज्यादा किलिंग्स हो गई थी, बहुत ज्यादा लोग मर गए थे, लगभग 400 से ज्यादा लोग मर गए थे। सोचिए, इंजर्ड पता नहीं कितने हो गए थे, और बिल्कुल वो एरिया खून से लथपथ हो गया था। बुलेट्स के निशान आज भी आप दीवार में देखेंगे, वो बने छन्नी छन्नी हो रखी हैं दीवारें। इतनी बुरी घटना जो है घटित हो गई थी। उधम सिंह जी, जो सरदार उधम सिंह जी हैं, वो कैजुअलिटीज को ले जाते हैं बाद में,
और फिर हमने उनकी मूवी भी देखी है, कैसे वो अंग्रेज़ों को जो है डायर को वहीं गोली मारते हैं लंदन में जाके। तो अलग स्टोरी है, लेकिन बेसिकली जो जनरल डायर थे वो आ जाते हैं और डायर साहब क्या करते हैं, गेट्स को बंद कर देते हैं। अंदर आने के बाहर जाने के जो भी गेट थे, एक सिंगल एंट्रेंस था, उसको बंद कर देते हैं और गोलियां बरसा देते हैं उन बच्चों में, उन मासूमों में, बूढ़े लोगों में, औरतों में, आदमियों में, सब में गोलियां चलवा देते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदते हैं तो वहीं मर जाते हैं। भाई इतना गहरा कुआं है, आप उसमें कूद रहे हैं तो मरना तो निश्चित है आपका। तो बड़ी ही दुखदाई घटना थी, बहुत ही, सबने खेद भी जताया इसमें। गांधी जी ने खेद जताया, बाकी लोगों ने खेद जताया और पूरे पंजाब में इतना आक्रोश फैल गया, इतना गुस्सा आ गया। अब यहाँ पे नॉन कॉपरेट होना शुरू हो गया। मतलब भैया हम अंग्रेजों की बात अब नहीं मानेंगे, बहुत हो गया, बहुत सह लिया, जो अंग्रेज कहते थे सब मान लिया, अब हम नॉन कॉपरेट करेंगे। गांधी जी ने एक नया मूवमेंट शुरू कर दी। कह रहे हो ना आप हमें टैक्स देने के लिए, भैया नहीं देंगे, क्या करोगे? कह रहे हो आप हमें कानून फॉलो करें, नहीं करेंगे। आपके दफ्तरों में जाएं, नहीं जाएंगे। आपके स्कूलों में जाएं, नहीं जाएंगे। तो ये सब ये होने लगा, प्रोटेस्ट हुए। जबकि जो मिल वर्कर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, मिल वर्कर्स जो मिल फैक्ट्री में काम करते थे, सब ने फैक्ट्रियां जाना छोड़ दिया। लगभग काफी दिन जो है काम नहीं हुआ, 6 लाख से ज्यादा लोग नहीं गए काम में, और ये पूरे अच्छे तौर तरीके से चल रहा था। तो ये एक बेस था जिस बेस से नॉन कॉपरेशन एक वाइड उसमें आता है। और अलग अलग जगह आप देखेंगे कि वॉयलेशन हो रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश में आप अगर देखेंगे, आंध्रा में, नॉर्थन आंध्र प्रदेश में, तो जो वहां के फॉरेस्ट लॉज थे, फॉरेस्ट लॉज, अब बहुत ही गंदे लॉज थे ये भी। फॉरेस्ट लॉज में क्या था, अंग्रेज कहते थे कि भैया आप जंगल नहीं जाएंगे, वहां की लकड़ियां नहीं लेंगे, अपने जानवरों को चरवाएंगे नहीं। अब वहां जो बेचारे चरवाहे हैं, जो अपने गायों को पालते हैं, चराते हैं, उससे जी रहे हैं, अब उनको घास नहीं खिलाएंगे तो भैया इनका जीना तो हो गया ना खत्म। इनको जंगल नहीं दिया जाने दे रहा है, इनको लकड़ियां नहीं इकट्ठी कर दिया जा रहा है। अब इन्होंने ऐसे कानून तोड़े। ऐसे ही कुमाऊं बहुत प्यारी जगह है, उत्तराखंड में आपको मिलेगी। कुमाऊं में जो है एक टास्क होता था, यहाँ के लोग जो है बोझ कैरी करते थे, बर्डन कैरी करते थे, अंग्रेजों का सामान ढोलते थे, एज आ कूली टाइप समझो। इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। और पंजाब में तो खैर प्रोटेस्ट हो ही है। ये सब चीजें आप देख सकते हैं एक दायरा बना रही हैं और नॉन कॉपरेशन के ही कुछ कानूनी तौर पे मसले सामने आ रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं। अब गांधी जी ने एक और बढ़िया काम इसमें कर दिया। ये तो खैर नॉन कॉपरेशन सही तौर पे 1921 में लागू हो गया था, लेकिन उससे थोड़ा ही पहले 1919 में ही जब ये कांड हो गया था जलियांवाला बाग का, तो 1919 में एक और इंसिडेंट चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, ये जो इंसिडेंट चला, ये 1919 से 1920 के बीच चला। अब ये है क्या बेसिकली? ये जो खिलाफत मूवमेंट है, ये बेसिकली दो मुस्लिम ब्रदर्स, मुसलमान भाई थे, जिनका नाम था मोहम्मद अली। एक का नाम था मोहम्मद अली और एक का नाम था शौकत अली। सो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे, भारतीय मुस्लिम थे, और ये मूवमेंट ये चलाते हैं, खिलाफत मूवमेंट। क्यों चलाते हैं? क्योंकि वहां का जो टर्किश खिलाफत था उसको हटा दिया गया था ओटोमन अंपायर से। ओटोमन अंपायर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, ईरान, सीरिया, अरब में पूरा फैला था, और वहां से जो उनका खलीफा था, लीडर था, उसको हटा दिया गया था और एक टर्किश रूलर आ गया था। टर्की का रूलर था केमल अटाटर्क, नाम याद कर लीजिएगा, आ सकता है, केमल अटाटर्क। ये टर्की का रूलर था, टर्की का राजा था, आप कह सकते हैं, एक लीडर था, और वो खिलाफत को वहां से हटा देता है। ओटोमन अंपायर है, ओटोमन अंपायर से। तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली ये खिलाफत मूवमेंट चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? ताकि जो वो खलीफा वो हटा है, उसको वापस से जो है एरिया मिले रूल करने के लिए, ताकि इस्लाम का जो बिलीफ है वो जिंदा रहे। भाई इस्लाम जो रिलीजन हम जिंदा रखना चाहते हैं, जो अल्लाह का जो नॉलेज हमें प्रॉफिट साहब ने दिया है, हम उसको जीवित रखना चाहते हैं।